नमस्कार। आप सभी लोगों का दिल्ली विश्वविद्यालय के इस पंजाबी विभाग में रचयिता द्वारा आयोजित एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐसे आयोजन में मैं आपको शामिल होने के लिए हमने आमंत्रित किया है। एक तरह से देखें तो ये कोई ऐसा आयोजन नहीं है जो बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो। दरअसल ये जो आयोजन है वो दिल से निकला हुआ आयोजन है। आज की एक सप्ताह पहले आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो रमा मैम की वजह से खड़ा हूँ। मुझे बनाने में, मुझे गढ़ने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और रमा मैम से ही मेरा परिचय है। मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप रमा मैम के विद्यार्थी हैं। मैं रमा मैम का विद्यार्थी हूँ, मैं हंसराज कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। जब उनसे बात हो रही थी तो मैंने ऐसे पूछा कि मैम आपने लिखना कब शुरू किया? रमा मैम ने कहा कि तब मैं 6वीं क्लास में थी। अब मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लो, पहली रचना मेरी, मुझे लगा कि रमा मैम को लिखते हुए 50 वर्ष हो गए हैं। इस लेखन के स्वर्ण जयंती को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने संस्था के प्रति समर्पित होता है, अपने साहित्य के प्रति, अपने सृजन के प्रति समर्पित होता है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करना है। क्योंकि इस बीच में हम जिस आवारा और लुटेरे समय में जी रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो छूट रहा है, हमारा लिखना छूट जा रहा है, हमारा सृजन हमसे छूटता जा रहा है। उस छूटते हुए सृजन को फिर से जीवित करने के लिए मैं इस आयोजन की भूमिका बनी और इस आयोजन की सबसे पहली भूमिका मेरा एक बहुत प्रिय शोधार्थी है, आसिफ खान, आप लोगों के बीच में बैठा हुआ है। हमने उससे बात किया और हमने तय किया कि एक वर्ष में हम 12 श्रृंखला में इस आयोजन को करेंगे। कभी पत्रकारिता पर, कभी मीडिया पर, कभी रमा मैम के सिनेमा लेखन पर, कभी साहित्य पर, अलग अलग जगहों पर बातचीत होगी। ये तय हुआ कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया जाए। ऑलरेडी कुलवीर जी यहाँ पे नहीं है। हम लोग जब यहाँ पे आए थे इनसे बात करने के लिए, 2 दिन का समय था हमारे पास, उन्होंने तुरंत अपनी स्वीकृति दी इस आयोजन के लिए और सारी व्यवस्था भी उन्होंने की। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस आयोजन के लिए। और मैंने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए जो अभी उनकी सबसे ज़्यादा चेतना इस बात पर रहती है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो अपनी सांस्कृतिक चेतना से जुड़े, अपने देश को समझे और नए संदर्भों में समझे। ऐसे विनय सिंह जी हमारे बीच में हमारे एक निवेदन पर आए। सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपकी व्यस्तता जानता हूं सर। श्यामा प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, आप उनकी व्यस्तता समझ सकते हैं, लेकिन हमारे एक निवेदन पर और एक मैसेज पर, उनका जो मैसेज था कि निश्चित ही आऊँगा, और हम उसके बाद हमने आज सर से संपर्क किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। इस विभाग में हमारे बीच में सर्जना जी, रमा जी ने ही इनका परिचय दिया था मैम का। हमारे एक निवेदन पर आप भी आई मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी का आना इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि देश दुनिया में सिनेमा को लेकर के, साहित्य को लेकर के जो प्रचार प्रसार मारवाड़ स्टूडियो उसके डायरेक्टर हैं। और सर इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी जो 1 घंटे की जो फिल्म बनी, आधे घंटे की, ऑलरेडी रमा मैम पर सर ने उसका निर्देशन किया है। हमने उस फिल्म को दिखाया भी कुछ दिन पहले। तो सर के, मैम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी सूचनाएं सर के पास हैं। और इस कार्यक्रम को हमने बहुत सीमित किया था कि हमने बहुत अपने कुछ खास लोगों को बुलाया, क्योंकि उद्घाटन के माध्यम से इस जो रमा मैम की दोबारा श्रृंखला शुरू होगी उसके माध्यम से ये संदेश देना था। सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में मुकुल जी सिर्फ एक मैसेज पर आए, ऑलरेडी NG सर मेरे गुरु भी रहे हैं, नीरज जी, सब सारे लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों के सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं पीयूष पुष्पम को, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और मून लिपि के जो प्रतिनिधि हैं आयुष्मान, वो भी यहाँ पर हैं। मैं रचयिता फाउंडेशन के पीयूष जी और मुकुल सर से निवेदन करूँगा कि हमारे जो आज के अतिथि हैं हम उनका सम्मान करेंगे। सर
सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय विनय सिंह जी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो इतिहास की जो पूरी परंपरा है उसको नए दृष्टि से आप उनकी वीडियो देखिए, हर बात पर एक नया विचार लेकर सर सामने आते हैं और मुझे लगता है कि उनका यहाँ पे आना हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय विनय सिंह सर, मैं उनको सम्मान के लिए आदरणीय मुकुल जी को आमंत्रित करता हूँ। सर आप ऊपर आ जाइए, थोड़ा फोटो भी आएगा ना। पीयूष और मुकुल जी हमारे बीच में सुशील भारती जी हैं। मैं उनके सम्मान के लिए निवेदन कर रहा हूं आदरणीय नेत्रपाल शर्मा सर से। सर आप एक बार मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में सर्जना जी राजनीतिक संपादक हैं सन्मार्ग पश्चिम बंगाल से। वो हमारे एक निवेदन पर मैम इस कार्यक्रम में आई। मैं उनके स्वागत के लिए अंकिता चौहान जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय सर्जना जी के। हाँ, हमारे बीच में आ गए मूल लिपि के प्रतिनिधि, आप आ जाइए प्लीज। आपके हाथ में है। पिछले 21 वर्षों से मैं रमा मैम को जानता हूं और जब मैं पैदा नहीं हुआ तब से रमा मैम लिख रही हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा, हम सब लोग रमा मैम के बारे में जानते हैं, एक कुशल प्रशासक, एक बहुत प्रिय लोकप्रिय अध्यापिका और हम सबकी प्रिय आदरणीय रमा मैम के लिए कार्यक्रम हो रहा है। मैं अपने सभी अतिथियों को निवेदन करूंगा, मैम आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए नीचे। मैम आप लोग भी प्लीज आ जाइए। चलो नहीं करना है तो यहीं से हो जाएगा। नहीं मैम, आदेश को तब पालन करना है। विनय सर और यहाँ नीचे में। हाँ हाँ, ये मैम का एक स्वागत नहीं है, मैम को हम सब लोग मिल करके उनके विद्यार्थी प्राध्यापक सब मैम को हौसला देंगे, क्योंकि रमा मैम एक ऐसी व्यक्तित्व हैं, वो अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्रेरित होती हैं। ऐसे समय में जब सब लोग युवा पीढ़ी को कटघरे में कहा करते हैं तो रमा मैम कहती हैं मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी नई पीढ़ी पर है। ऐसी रमा मैम जो हम सब पे भरोसा करती हैं, हम उनके सम्मान के लिए अपने सभी अतिथियों से और अचेता फाउंडेशन से और वो मुन लिपिक देखिए बोले सभी अतिथियों, सबसे पहले जी आप लोग मैम मिलकर के सर का और मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं और इतनी सारी बातें रमा मैम के बारे में मैं कई दिनों तक घंटों बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि तेरी एक नज़र का सवाल है, कमाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है।
और आपकी ये दृष्टि, आपका ये आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और हम ऐसे ही आपके साहित्य और सृजन के लिए उत्सव मनाते रहें। और मैं आगे की इस कार्यक्रम के लिए मैं इस रचयिता फाउंडेशन के पीयूष जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पीयूष जी। नमस्कार सभी को। अभी से पाँव के छाले ना देख, अभी यारों सफ़र की इब्तिदा है। आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। रचयिता का आगमन समकालीन समय में साहित्यिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण घटना है। रचयिता किसी आकस्मिक कारणों की उपज नहीं है या मजबूत इरादों की नींव इसकी संकल्पना हुई है। वर्तमान समय में साहित्य को जनमानस से जोड़ने के कुछ एक प्रयास हुए हैं, उसमें रचयिता का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है। रचयिता पिछले 5 सालों से लगातार धरातल पर काम करते रहा है और आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद के साथ आगे भी करता रहेगा, यह उम्मीद करता हूँ। 50 एक नंबर मात्र नहीं है। पिछले 50 वर्षों से आदरणीय रमा मैम का साहित्य सृजन केवल लेखन नहीं, एक गहन साधना है। उन्होंने शब्दों को साधा नहीं बल्कि उनके साथ एक ऐसा आत्मीय संवाद स्थापित किया है जिसमें समय, समाज और चेतना एक साथ स्पंदित होते हैं। उनके लिए साहित्य अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि अस्तित्व की व्याख्या है, एक ऐसा दर्पण जिसमें मनुष्य अपने यथार्थ और संभावनाओं दोनों को देख सकता है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सृजन काल की सीमाओं में बंधा नहीं होता, वह स्वयं काल को अर्थ प्रदान करता है। प्रोफेसर रमा जी का समूचा व्यक्तित्व इस सत्य का उद्घोष है कि शिक्षा केवल सूचना का संप्रेषण नहीं बल्कि आत्मा का परिष्कार भी है और साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि जीवन की मौन अनुभूतियों का साक्षात स्वर भी है। हंसराज कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य आदरणीय रमा मैम, आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता और निरंतर मार्गदर्शन के कारण ही खुद को मैं इस धरातल पर खड़ा हुआ मौजूद पाता हूँ। यह सच है कि आप हैं तो हम सब हैं, आप हैं तो मैं भी हूँ और आप हैं तो यहाँ सब बैठे हुए लोग भी हैं। आपका सहयोग, प्रोत्साहन और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और सच बताऊं तो मैं इस दिल्ली में पिछले 11 साल से हूँ। हंसराज कॉलेज के ठीक पास में एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, वहाँ से मेरा स्नातक और प्रस्नातक हुआ है। पास में कॉलेज होने के बावजूद भी पिछले 11 साल से मैं हंसराज में जाते रहा हूँ, प्रथम वर्ष से ही। और प्रथम वर्ष में जब मैम को देखता तो इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, और वो ऊर्जा आज भी उतनी ही बरकरार है। आप कॉलेज में कभी भी आएँ, इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, इस क्लासरूम उस क्लासरूम, आपको हर जगह दिख जाएंगी। 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, C ब्लॉक, B ब्लॉक, A ब्लॉक, सब जगह। थर्ड फ्लोर पे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहा है, C ब्लॉक में ओल्ड सेमिनार में कार्यक्रम हो रहा है, न्यू सेमिनार में, कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है, मैम खड़ी है वहाँ पे। मैं अवाक हो जाता हूँ कॉलेज में देख के, अभी तो मैम को यहाँ देखा था, अभी तुरंत यहाँ कैसे, इतनी ऊर्जा मैम कहाँ से आती है। और उस ऊर्जा का एक अंश मात्र भी मेरे अंदर आ जाए तो मैं सच कहता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर जाने के लिए तैयार हूँ। तो साहित्य के प्रति हमारे समर्पण में उस अंश मात्र की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, इस बात का आश्वासन देता हूँ मैम। हम सभी आपके प्रति समर्पित हैं। आपके संरक्षण में रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले एक बात, अंत में एक चीज़, 2 लाइन और कहना चाहता हूँ कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ, ज़रा हट के मैं चलता हूँ दुनिया की रवायत से, जिन पर बोझ मैं डालूँ वो कंधे याद रखता हूँ। आपसे, आप सभी से जो प्रेम मिलता है, आप सभी का जो प्रेम प्राप्त होता है, वह मेरी ऊर्जा है, वह मेरा संबल है। और
वो सब संबल का, उस सभी ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं मैं उस पूरे का पूरा श्रेय जो है रमा मैम को देना चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे मिलता है, आप सभी से मिलता है तो मैं कुछ कर पाता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है उसी का प्रतिफलन है कि हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय रमा मैम, आपको प्रणाम करता हूँ मैम। अब हम अपने वक्ता की ओर बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में पहले वक्ता के लिए मैं सन्मार्ग हिंदी डेली की राजनीतिक संपादक आदरणीय सुश्री सृजना जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं। मैम ने अपने संपादकीय जीवन से और पत्रकारिता जीवन से शुरुआत करते हुए यहाँ तक खड़ी हैं मैम, और उसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। आज हम उनकी भाषण से उसका लाभ उठा सकते हैं। आदरणीय सृजना मैम। मंच पर आसीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक श्री विनय सिंह जी, मारवा स्टूडियो के ब्रॉडकास्टिंग निदेशक सुशील भारती जी, और जिनके लेखन की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारी ऊर्जावान, मिलनसार, विदुषी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर रमा जी और सभागार में उपस्थित सभी गुणीजनों का वंदन और अभिनंदन। रचयिता फाउंडेशन को साधुवाद कि आपने डॉक्टर रमा के लेखन की गोल्डन जुबली का उत्सव एक बेहतरीन थीम सृजन के सरोकार प्रोफेसर रमा के नाम से मनाने का निर्णय किया। मुझसे आयोजकों ने कहा कि मैं केवल उनके पत्रकारिता जीवन के बारे में अपनी राय रखूं। प्रोफेसर रमा जैसी महान विभूति से केवल एक पक्ष पर उनके बारे में कहना उनके साथ अन्याय है। डॉक्टर रमा के नाम में ही उनके सभी गुण लक्षित होते हैं। रमा यानी जो आनंददायिनी है, सुंदर है, रमणीय है और भारतीय सनातन संस्कृति की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री राम की शक्ति रमा, भगवान विष्णु की शक्ति रमा यानी लक्ष्मी। यथा नाम तथा गुण है आप में। जैसे कि हमारी संस्कृति में देवियां चतुर्भुजी, अष्टभुजी और 10 भुजी होती हैं। देवी माओं की प्रतिमाओं में, चित्रों में हमें वो रूप देखने को मिलता है जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन आज की आधुनिक अष्टभुजी और 10 भुजी हैं डॉक्टर रमा जैसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी विदुषी महिलाएं। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं उनको देवी के सिंहासन पर बिठा रही हूँ और उनकी पूजा करवाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मैं उनके बारे में कह रही हूँ वो अतिशयोक्ति भी नहीं है। मैं उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, पत्रकार हैं, रेडियो उद्घोषिका हैं, टीवी एंकर रही हैं। आप धर्म ध्वजा की वाहक हैं, एक अच्छी गृहिणी, पत्नी, माँ और अब तो सासू माँ भी हैं, और घर बाहर के रिश्ते हम सबसे निभाते हुए आप हंसते मुस्कुराते। मुझे नहीं, मैं तो डॉक्टर रमा से एक राष्ट्र सेविका समिति के कार्यक्रम में आई थी, पहला परिचय हुआ। कैसे डॉक्टर रमा ने मुझे अपना बना लिया मुझे तो नहीं पता। डॉक्टर रमा कैसे आपने अपना बनाया। अब आप बताइए कि जो इनके गुण हैं तो ये अष्टभुजी और 10 भुजी हुई कि नहीं हुई? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए। देखिए सब उनसे सहमत हैं। तो अगर आपने सबने इसकी पुष्टि की तो एक बार डॉक्टर रमा का तालियों से वंदन और अभिनंदन। डॉक्टर रमा के व्यक्तित्व के पत्रकारिता जीवन पर ही मुझे फोकस करना है, तो हम पत्रकार शैली में ही बात करते हैं। जो अब तक मैंने आपसे कहा वो हेडलाइन और एंकर लिंक, अगर हम टीवी की भाषा में बात करें, पीस टू कैमरा भी कह सकते हैं, ओपनिंग पीटीसी, तो मैंने वो किया। और अगर मैं प्रिंट की भाषा में बात करूं तो मैंने हेडलाइन और इंट्रो ही अभी आपको दिया है। मेन स्टोरी अभी बाकी है। अब हम मेन स्टोरी की ओर आते हैं, जिसको टीवी की भाषा में कहते हैं कि अब हम वॉइस ओवर के ऊपर आते हैं। तो आप जिनको आज मुख्य रूप से जानते हैं उनका परिचय आप सबके सामने है। हंसराज कॉलेज की बहुत अनुशासन प्रिय है, लेकिन भीतर से नारियल जैसे हृदय वाली, जिसमें करुणा, ममता, स्नेह, प्यार, दुलार की रसधारा बहती है, ऐसी प्रिंसिपल, जो कि पूरे दिल्ली में लोकप्रिय है। ऐसा नहीं है, पूरी दिल्ली में मैम का जलवा है। सब लोग इनसे मतलब हर क्षेत्र के लोग इनको मानते हैं, बुलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब मैंने जब इनका रात
सीवी देखा, मैंने कभी सीवी मैम आपका देखा नहीं था, सारे मिलते थे, उनके गुणों से प्रभावित थी, लेकिन जब मैंने इनका सीवी देखा तो मुझे सच में मेरा दिमाग घूम गया। और आप सोचिए कि 15 वर्ष की आयु से अगर यह स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और मैम 65 बॉर्न है, तो इसका मतलब 15 वर्ष की आयु से आपने लेखन शुरू किया। और मैं भी उसी समय की बॉर्न हूँ जिस समय मैम है। हम उस समय में लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब भी सिखाया जाता था, तो मैम आप वो भी करती थी? किया हुआ, सीखा हुआ। अच्छा तो उसके साथ आप सोचिए लिखना, और वो भी मातृभाषा हिंदी के प्रति इनका कितना प्रेम है। आप अगर इनका बायोडाटा देखें तो आपको समझ आएगा। हिंदी में बीए ऑनर्स से लेकर डी लिट तक। आमतौर पर देखा जाता है जब कोई हिंदी में बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी और डीलिट करता है तो शिक्षा जगत में करियर बनाने के लिए करता है, लेकिन आपके लिए तो, और पत्रकारिता, क्योंकि मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, पत्रकारिता कोई आसान पेशा नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत अनिश्चितताएं हैं, कोई स्थायित्व नहीं है, और ये एक नशा है, एक धुन है। उसके बाद भी हम करते हैं, इसलिए करते हैं वी आर हेयर बाय चॉइस। हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, हम किसी कंपल्शन में यहाँ नहीं आए। तो जो केवल पत्रकारिता करता है उनसे पूछिए कैसा चलता है जीवन हमारा। ऐसे ही है जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपने चलो हमारे साथ। तो मैम ने तो दोनों काम किए, मैम अध्यापन में भी आई और पत्रकारिता भी इन्होंने खूब की। पत्रकारिता में पैसा कम और अनसर्टेनिटीज ज़्यादा हैं। 80 के दशक में पत्रकारिता, और वो भी हिंदी में, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं बता सकती हूँ कि हमने उस समय लड़कियों का हिंदी पत्रकारिता में वही लड़कियाँ आती थी जो बहुत ऐसे परिवारों से थी जिनके पिता और माता ने उनको पढ़ने लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया और उनको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समाज और पत्रकारिता में जो उस समय के पुरुष थे उनको थोड़ा हम लोगों से तकलीफ होती थी। अब नहीं होती है, बदल गया ज़माना। तो बड़े हिम्मत की बात है, उस समय मैम पत्रकारिता में आई, और वो भी आपने भारत के सबसे प्रतिष्ठित, क्योंकि उनको पत्रकार भी बनना था हिंदी के साथ साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया। और जैसे आपको तो धुन थी हिंदी पत्रकारिता की, आप हर आयाम को पत्रकारिता के समझ लेना चाहती थी, आत्मसात कर लेने की। आपने एमए में हिंदी किया, एमफिल हिंदी धारावाहिकों पर किया, पीएचडी हिंदी पत्रकारिताओं पे की और डीलिट हिंदी पत्रकारिता में योगदान पर की। यानी इनका हिंदी जो है, इनके रग रग में, इनके सांस सांस में हिंदी बसी है मैम के। तो मुझे तो लगता है कि मैडम को तो पद्मश्री भी मिलना चाहिए हिंदी के उसके लिए। यानी अखंड हिंदी भाषा, हिंदी पत्रकारिता में आप डूबी और आपने हिंदी भाषा के सागर में डूब डूब कर गोते लगाए और आप मोती खोज खोज कर लाती रहीं। आपकी बहुत सारी किताबें हैं पत्रकारिता पर, उनकी सूची अगर मैं पढ़ने लगूं तो यहीं पर रात हो जाएगी। और आपने उसके साथ साथ इनकी अब और भी आप डिग्रीज देखिए, लिंग्विस्ट किया और पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया, कुल मिलाकर 9 डिग्री। कितनी बड़ी उपलब्धि है, एक बार इनकी इस विद्या की उपलब्धि पर भी आप तालियां बजाइए। मुझे तो लगता है डॉक्टर रमा का ध्येय रहा होगा, आई एम इन लव विद हिंदी एंड हिंदी जर्नलिज्म, ऐसा ही था मैम। और मैं तो एक बार ये भी सोचने को मजबूर हो गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, और अगर मैं कहूँ तो ऐसी लागी लगन रमा हो गई मगन। और मुझे एक बार आपके पति से पूछना है कि आपका विवाह हुआ कैसे उस पर हम कभी चाय पर चर्चा करेंगे, और एक बार सर को बुला के भी एक सेमिनार उस पर भी आप एक रख सकते हो श्रृंखला में। और पत्रकारिता की नौकरियां बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, आपको आँख, नाक, कान सब अलर्ट खुला रखना होता है, और फील्ड रिपोर्टिंग में हो तो फिर कोई टाइम का भरोसा नहीं, खाना मिला नहीं मिला, कब तक आप फील्ड में हो कोई भरोसा नहीं। लेकिन डेस्क की नौकरी में थोड़ा आराम होता था, अब भी होता है, और समय बंधा होता है। 80 के दशक में जब आपने, अगर आपके, क्योंकि आप सब बहुत यंग हो, 1 या 2 ही लोग हैं जो जानते हैं कि साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग की क्या प्रतिष्ठा थी उस समय में, उसमें छपना अपने लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। और जो आप सारिका में भी मैम लिखते थे, सारिका के जो संपादक रहे अज्ञेय जी,
फुल स्टॉप कॉमा भी वो अपनी नज़र से पूरी पत्रिका निकालते थे। उनका स्टाफ उनसे, अगर आप देखते तो आप वो बताते कि कैसे हिंदी लिखी जाती है और कैसे होता है। तो मैम ने ये सब उस समय में लेख लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सचमुच, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर रमा, आप माँ सरस्वती की लाडली बेटी हैं। आप पर उनकी अपार अपार कृपा है। आपको लेखन और वाणी, कलम और वाणी दोनों का आशीर्वाद दिया। पत्रकारिता में डिप्लोमा से पहले आप ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में अर्ली मॉर्निंग जाती थी और समाचार वाचक के लिए कॉपी बनाना, जो खबरें पढ़ता है, जैसे टीवी एंकर में भी एंकर जो पढ़ रहा है वो खुद नहीं लिखता, एक टीम होती है वो लिखती है। तो मैम भी जाती थी और उस समय खबरें बनाना। और आप लोगों ने शायद नहीं सुना, यहाँ 2 ही 4 लोग हैं। एक ज़माना था कि लोग वेट करते थे, तो जब रेडियो पर आवाज़ गूंजती थी देवकी नंदन पांडे, तो कहते थे ये आकाशवाणी है, सुबह के 8 बजे हैं, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। और क्या मजाल उसमें, एक कहीं कॉमा, फुल स्टॉप, भाषा इतनी अच्छी। तो वो कॉपी डॉक्टर रमा जैसे पत्रकार लिखते थे। आपने संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सूचना सेवा परीक्षा पास की, लेकिन मैम को कह रहे थे आप शिमला जाइए। इन्होंने कहा मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो ये सरकारी अफसर भी होती, शायद आज पीआईबी की डीजी होती आप, प्रिंसिपल डीजी। एक अवसर हाथ से छूट गया, लेकिन रेडियो, टीवी, अखबार, पत्रिकाओं से इनका नाता गहरा होता गया। और तो और दूरदर्शन में भी चित्रहार और युव मंच दोनों कार्यक्रम मैम संभालती थी। पत्रकारिता में अपनी धाक जमाने के बाद आप हंसराज कॉलेज में इन्होंने अध्यापन आरंभ किया, हिंदी विषय। 95 में आप स्थायी हो गई, लेकिन पत्रकारिता का मोह इनके दिल से, मतलब नशा भी है वो एक तरह का, पत्रकारिता नशा, वो छूटा नहीं। तो आप धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, संडे मेल, सब जगह लगातार लिखती रही। और ये जो इन पत्रिकाओं में छपना उस समय बहुत बड़ी बात थी, मतलब सपना था लोगों का, जिसकी छप जाए अगर कोई रचना, तो समझ लीजिए वो बहुत देश के प्रतिष्ठित लेखकों में से एक हैं। और जो जैसे जैसे उस समय के संपादक थे, उनके पैमाने पे खरा उतरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। लेकिन आपने उसको, नामुमकिन को भी सही को प्राप्त किया और खूब लिखा आपने। और अगर मैम, मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप पत्रकारिता में होती तो आप उस समय ही धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादक बन जाती। लेकिन अध्यापन में भी इन्होंने कम हासिल नहीं किया। देखिए, जहाँ से अस्थायी नौकरी शुरू की, आज उसकी प्रिंसिपल हैं। और मैं प्रिंसिपल के रूप में मैम को बहुत बार देखती हूँ, बड़ी ऊर्जावान है, सबसे प्यार बच्चों से। और एक एक चीज़ पे इनकी नज़र रहती है कि अगर गेस्ट आए हैं तो उनके प्लेट में कॉफ़ी है, उनकी प्लेट में बिस्किट कौन सा है, नमकीन कौन सा है, वो भी मैम ध्यान रखती हैं। बहुत अच्छा। और रचिता फाउंडेशन में आपसे कहना चाहूँगी कि डॉक्टर रमा जैसी विदुषी विभूतियों के लिए आपको केवल एक दिन नहीं, सीरीज़ रखनी चाहिए। हालांकि अभी आपने कहा कि आप सीरीज़ रखेंगे, लेकिन मैं तो ये पहले ही लिख के लाई थी। और रमा जी यानी अष्टलक्ष्मी स्वरूपा के व्यक्तित्व के एक एक रूप पर बात की जा सके, उनके अनगिनत किताबों पर चर्चा हो सके। आपका तो बायोडाटा ही 14 पेज का है। मतलब पढ़ते पढ़ते मैं रात के 2 बजे तक उनका बैठ के पढ़ती रही, देखती रही। और आपकी किताब, पुरस्कार, और कितने मैम कहाँ कहाँ गई हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मैम का बायोडाटा ही अपने आप में एक किताब बन सकता है। 4 साल पुराना वाला है। अच्छा अच्छा। और आपकी हर विषय पर मास्टरी है। आप भारतीय महिलाओं के लिए एक अनुपम उदाहरण हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अब डॉक्टर रमा पर ही पीएचडी होनी चाहिए। कर रहे हैं मैडम, कोई आपके ऊपर करते हैं स्टूडेंट, इन पर भी होना चाहिए। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक बार आप सब खड़े होकर डॉक्टर रमा के सम्मान में तालियों से उनका अभिनंदन करें। ठीक है डॉक्टर रमा, बहुत आपने रचयिता फाउंडेशन, डॉक्टर रमा के संपर्क में और इनके सर्कल में भारत के, दिल्ली के नहीं, भारत के और देश विदेश के बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने मुझे इसके लिए बुलाया, ये मेरा सम्मान भी है।
मैम ने मुझे सम्मान दिया, मुझे बुलाकर, उसके लिए मैम मैं चाहूँगी कि आप और ऊंचाइयों पर जाएं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छी वक्ता, आपके बारे में पता चला आप कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छी वक्ता भी थी, आपके बारे में कुछ कुछ हमने पता किया। और मुझे उम्मीद आशा है कि आप सब डॉक्टर रमा का जो व्यक्तित्व है उससे आप सब जो स्टूडेंट्स हैं उससे बहुत प्रेरणा लेंगे। हम तो अभी भी उनसे लेते हैं प्रेरणा, उनका स्नेह, उनका प्यार हमारे ऊपर बहुत है। धन्यवाद। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने रमा मैम के व्यक्तित्व और साहित्यिक गतिविधियों पर प्रकाश डालने का काम किया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में, उससे पहले एक बात बता दूं कि रमा मैम के लगभग 35 से ज़्यादा लिखित पुस्तक हैं, साथ ही 30 से ज़्यादा संपादित पुस्तकें हैं और 150 से ज़्यादा लेख उनके छपे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम इतने बड़े साहित्यकार को हम अपने बीच में सुन रहे हैं आज, और उन पर बात कर रहे हैं हम, और ये बात बहुत ज़रूरी भी है। अगली कड़ी में हम लोग मारवा स्टूडियो के निदेशक, साहित्यकार डॉक्टर सुशील जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं और उनके माध्यम से अब हम रमा मैम को जानने की कोशिश करेंगे। आदरणीय सुशील जी। नमस्कार सभी को। परम आदरणीय रमा जी के लेखन के ऊपर जो आज ये रचयिता फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं रचयिता फाउंडेशन को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये बहुत नेक कार्य किया है, बहुत शुभ कार्य किया है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मंच पर विराजमान आदरणीय विनय जी, सुश्री सृजना सिंह जी। सृजना जी ने बहुत अच्छे तरीके से रमा जी के जीवन और उनके कृतित्व को उन्होंने बताया, और जाहिर सी बात है कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही विस्तृत है, विशाल है, और उसको इतने कम समय में समेटना वाकई बहुत मुश्किल है। और इस बात का मुझे अंदाज़ा है और अनुभव भी है, क्योंकि मैं उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुका हूँ। दरअसल रचनाकार की जब हम बात करते हैं और उसके कृतित्व की बात करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजहें हैं, उस व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ है, वो हालात कैसे थे, वो परिस्थितियाँ कैसी थीं, वो चुनौतियाँ कैसी थीं, वो जीवन कैसे था, वो समय क्या था, बहुत कुछ हम पीछे की तरफ जाते हैं और तब जाकर के हम देखते हैं कि किसी रचनाकार का निर्माण होता है। दुनिया का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जितनी चुनौतियाँ साहित्यकारों ने झेली, जितनी चुनौतियाँ उन्होंने स्वीकार की, जिस पर वो आगे बढ़े, उतना ही उनका लेखन निखर करके सामने आया है। यहाँ बात हो रही है, अज्ञे जी की बात हुई है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त जो पत्रिकाएं अपने ज़माने की थी उनकी बात हो रही है। वाकई बहुत बड़ी बात है कि इन सब पत्रिकाओं में छपना अपने आप में एक स्वप्न जैसा लगता था। चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, जयशंकर प्रसाद हो, चाहे
अज्ञे जी हों, चाहे वो अगर कथा साहित्य में सबसे बड़ा नाम मुंशी प्रेमचंद हो, आप देखेंगे कि जीवन का जो उतार चढ़ाव है उससे व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। रमा जी के व्यक्तित्व के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था इससे पहले कि मैं जब इस फिल्म पर काम कर रहा था, लेकिन मैंने पाया कि एक इंसान किस तरीके से एक बहुत ही हम्बल फैमिली, और उसमें कैसे वो इंसान जो है उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। साधन नहीं है बहुत ज़्यादा, घर परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि आजकल एक कहावत आप सुनते होंगे कि सोने का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए हैं। बार बार मैं महेंद्र को सुनता हूँ और बार बार महेंद्र यही कहते हैं कि मैं आज जो कुछ हूँ वो मैं रमा जी की वजह से हूँ। जिसने जाना है, जिसने भोगा है, जिसने समझा है, ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो दूसरे की पीड़ा को समझने के लिए यहाँ बात सहानुभूति की नहीं होती है, यहाँ बात हो रही है परानुभूति की। कि when you put yourself in other situation and think about yourself, then you imagine कि इस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा, ये व्यक्ति किस दौर से गुजर रहा होगा। ये परानुभूति आई कहाँ से, ये कहाँ से आती है परानुभूति? ये उसी व्यक्ति के दिल में हो सकती है जिसने उस जीवन की कठोरता को, जीवन के उस हाशिए को जिसने टच किया हो। इतना आसान नहीं होता है। जिस ज़माने की बात रमा जी कर रही हैं, मैं शायद उनसे उम्र में थोड़ा छोटा रहूँगा। मैंने देखा है, अभी थोड़ी देर पहले वो बता रही थी कि हम जानकी कॉलेज से और यहाँ तक हम पैदल आ जाया करते थे। ये अभावग्रस्त था। ये एक तरीके से जो आपके अंदर जो विल पावर है, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई है, मैं देख रहा हूँ, आपके लिए सीख है ये, आप सीख सकते हैं। आज बहुत सारे साधन हैं आपके पास। उस ज़माने में किताब की क्या वैल्यू होती थी, लाइब्रेरी की क्या वैल्यू होती थी, उस ज़माने में छोटी छोटी चीज़ों की क्या वैल्यू थी। आपको लगता है बहुत आसान रहा होगा ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को या साधारण कोई उसका एंट्रेंस क्रैक करना ही उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं खुद जामिया मास कम्युनिकेशन से हूँ, मुझे मालूम है कि क्या क्या चीज़ें। हम उस ज़माने के लोग हैं कि जिस ज़माने में आपके पास प्रतिभा थी, आपके पास लगन थी, आपके पास विल पावर थी, आपके पास सब कुछ था करने की, जूझने की, एक जीवटता, एक जिजीविषा आपके अंदर थी, लेकिन धन नहीं, पैसा नहीं। मैं बहुत रिलेट करता हूँ रमा जी की जीवन की कहानी से। ये वो दौर था कि जिस समय पर आपने सब कुछ कर दिया, बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एडमिशन लेने के पैसे नहीं है। मैं स्वयं इस बात का भुक्तभोगी हूँ। कैसे, आखिर वो क्या चीज़ होती है, क्या बात होती है? आज तो आपके माता पिता जो हैं वो कहने से पहले ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ये जो व्यक्तित्व जो रमा जी का बना है, ये ऐसे नहीं बन गया है। जब महेंद्र कहते हैं, जब बहुत सारे ऐसे छात्रों को मैं सुनता हूँ, जैसे अभी वो छात्र कह रहे थे कि मैं 11 साल से लगातार मैं हिंदू में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ 11 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ। कोई तो बात होगी, कोई तो उस चीज़ को बढ़ावा देगा, कोई तो उस चीज़ को कहेगा कि हाँ, आप अगर खड़े हैं तो हम आपके साथ हैं। कोई तो कहेगा। कौन है? इस पराए शहर के अंदर आप सोचते हैं कितना आसान है। एक छोटे से रूम में रह करके कोई नौजवान चलता है बलिया से, कोई गोरखपुर से, कोई कहीं से, छोटे छोटे गांव शहरों से। मैंने देखा है, मैं मीडिया में रहा हूँ, मैंने देखा है पूरा हिंदुस्तान कैसे अभावग्रस्त है कि जीवन से व्यक्ति यहाँ आता है, कितने कष्ट, कितनी परेशानियाँ, कितने स्वप्न घर वालों को बताते हुए, और वहाँ उसको एक व्यक्ति मिलता है कि जो ये कहता है कि मैं हूँ, मैं आपके इस संघर्ष में साथ में। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। क्यों कह पा रहा है कि जीवन की व्यथा कथा जो उनके साथ है, जो चल रही है, लगातार चल रही है। जब मैं फिल्म बना रहा था, रमा जी ने कहा कि एक पॉइंट ऐसा आया, एक बिंदु ऐसा आया कि जब पिता ने कहा कि अब आपको शिक्षा अपनी आगे की खुद पढ़ानी है, खुद आपको करनी है, हमारे पास ये क्षमता नहीं है।
कि हम आपको आगे बढ़ा सकें। आप कल्पना कर सकते हैं, ये इतना आसान एक पिता एक अपनी पुत्री से ही कह रहा है। ये बहुत संवेदनशील बात है। अगर आप सोचें तो कितना सोच करके एक परिवार का पूरा एक सिस्टम है, बना हुआ है, कैसे चलेगा परिवार, कैसे क्या होगा, दसियों बात पिता के मन में रही होंगी, और तब जाकर के उन्होंने कहा होगा। लेकिन जहां चाहा वहां रहा। आप देखते हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ट्यूशन पढ़ाए, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। फिल्म जब मैं बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्या छोड़ूं क्या लूं। एक व्यक्ति के जीवन को आधे घंटे की फिल्म में समेटना इतना आसान नहीं है। जो फिल्म में कहा जा रहा है, जो किताबों में कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे की कहानियाँ क्या हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी कफन, और कहा कि भाई घीसू और माधव जो हैं वो ऐसे गए और उन्होंने बुधिया को अंदर जाके मरने के लिए छोड़ दिया। कहना क्या चाह रहा है रचनाकार, एक लेखक एक कथाकार, कहना क्या? ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो बेदर्द है, वो निर्दयी है घीसू माधव। वो ये बताना चाह रहा है कि व्यवस्था ने क्या पैदा किया है, व्यवस्था ने कैसे चरित्रों का निर्माण किया है। आज हालात ये हैं कि घीसू और माधव इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं कि वो आलू का जो अलाव में जो गड़े हुए हैं कि अगर मैं गया तो ये खा जाएगा और ये गया तो ये खा जाएगा, और उसमें बुधिया की मृत्यु हो जाती है। आपने पढ़ी होगी कहानी, आप साहित्य के छात्र हैं। तो जीवन की जो घटनाएं हैं आप कल्पना कर सकते हैं। आज आपको बहुत बहुत अच्छी बात है, अभी सृजना जी ने कहा कि वो एक देवी की तरह से हैं। जाहिर सी बात होगी ही, क्यों नहीं होगी। जहाँ धर्म है, जहाँ प्रेम है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ संस्कार है, जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन को जीने की इच्छा है, जहाँ परिवार है, जहाँ मूल्य है, जहाँ नैतिकता है, और क्या। और देवी बनता कैसे? ऐसे ही तो बनता है इंसान, और कैसे बनता है? जब सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाकर के इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेखनी तो अपने आप फॉलो करती है, बहती है, लेखनी तो बहती है। वो शब्द जो है वो निरंतर प्रवाहित होते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। 35 किताबें लिखी हैं, 35 किताबें और 50 साल उनको लिखते हुए हो गए। अगर मैं ये मानूं तो एक निरंतरता आपको नज़र आती है, लगातार निरंतरता एक नज़र आ रही है कि ये 35 मतलब लिखना छोड़ा नहीं उन्होंने। ऐसे नहीं कि आज एक किताब लिख दी है तो पता लगा 5 साल लिखेंगे, कभी सोचेंगे, अच्छा अभी आइडिया आ रहा है, अभी ये हो रहा है। कंसिस्टेंसी, जीवन में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, नैतिकता, जो मूल्य है उनको लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर साहित्य का निर्माण करेगा, साहित्य का को रचेगा, तो कैसा होगा। घर में लाइट नहीं है, लाइट बचाने के लिए बाहर लैंप पोस्ट में वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रात में लैंप पोस्ट में पढ़ रहे हैं। सोचिए कितनी ज़बरदस्त इच्छा रही होगी मन के अंदर पढ़ने की, जीवन में कुछ करने की कितनी बड़ी इच्छा रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो एक दिन की कहानी है। इन 50 सालों के अंदर न जाने कितनी कहानियां हैं, कितनी ऐसी कहानियां हैं जो अभी आने के लिए बेचैन होंगी, आतुर होंगी। बहुत कुछ ऐसा होगा कि शायद जो अभी लिखा जाना बाकी है, शायद समय आने पर, सही समय आने पर लिखा भी जाएगा और आपके सामने भी आएगा। मीडिया की बात हुई, सिनेमा की बात होती है, जहाँ भी बात होती है मीडिया की, सिनेमा की। मैं स्वयं हिंदी साहित्य में मैं एमए हूँ, जामिया मास कम्युनिकेशन से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। मैंने इस दर्द को भी महसूस किया है कि हिंदी साहित्य का छात्र क्या होता है। उस ज़माने में हिंदी साहित्य के छात्र की क्या वैल्यू होती थी, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में। उन वर्जनाओं को तोड़ते हुए, उन सारी चीज़ों को, उनसे जद्दोजहद से लड़ते हुए, और किस तरीके से आप मीडिया में जाते हैं और मीडिया में सफलतापूर्वक काम करते हैं। और ऐसा काम नहीं करते हैं आप, देश के बड़े बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके साथ आप काम करते हैं, आसान नहीं है। राम बहादुर राय साहब, ओम थानवी साहब,
बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया। तो जब आपकी शुरुआत इस तरह की होती है, जब आपके अंदर लगन है, जबकि आपके अंदर संस्कार है, तरीका है, क्या जीवन कैसे जीना है, सोच के समझ के, खुद अपने ऊपर अब निर्भर है। यहाँ पे जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, यू हैव टू टेक योर ओन, यू नो, अपना जिम्मेदारी खुद लेना है, तब जाकर के कोई व्यक्तित्व इस तरीके का बनता है। अब इसी को हर किसी को सहारा चाहिए कि भाई हाँ पकड़ के इसके सहारा, उसका सहारा नहीं। आज अगर वो इस स्थिति में है कि वो सहारा देने वाले बने हैं, सहारा दे रहे हैं, तो ये उनका चट्टानी व्यक्तित्व है। और ये चट्टानी व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता है। इसके लिए बहुत धैर्य, सब्र, परिश्रम की ज़रूरत होती है। इतना आसान नहीं है। आज तो लोग जो है दो बात कहे तो फ़ौरन एकदम से ही उसको कोई उधार नहीं रखता है, फ़ौरन बोल देते हैं मुंह के ऊपर। लेकिन न जाने कितनी चीज़ें उन्होंने सही होंगी, कितना सारी चीज़ें की होंगी, तब जाकर के ये जो सफल यात्रा जो दिखाई देती है, तब यहाँ तक की जो यात्रा है वो पूरी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनकी फ़िल्म है वो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मेरे दिल में थोड़ी सी कसक ये है कि मैं उस फिल्म में अभी वो नहीं कह पाया हूँ जो मैं कह सकता था, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत विशाल है और उसको इतनी कम समय में समेटना बड़ा मुश्किल है। घर परिवार को देखते हुए, जीवन को देखते हुए, समाज को देखते हुए, अगर आप यहाँ तक लोग आ पाए हैं और हर कोई अगर आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा है, हर कोई आपसे प्रेरित हो रहा है, और ऐसा नहीं है कहीं से भी बात सुनने को मिलती है तो डॉक्टर रमा के बारे में जब भी बात होती है तो हिंदी साहित्य की बात होती है, उनके व्यक्तित्व की बात होती है, काम की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है, हंसराज कॉलेज की बात होती है। तो कुछ तो इस इंसान के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विनय जी को सुनने से पहले उस शख्स को हम सुनना चाह रहे हैं जिसको केंद्र में रख करके यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुशील जी अभी कह रहे थे कि जो भोगता है, जो जी रहा है, जो जीना जानता है, जो जी सकने की हिम्मत रखता है, वो जी जाता है। और उसका प्रमाण आदरणीय रमा मैम है, जो सब कुछ को अपने में समाहित करते हुए, अपनी जिजीविका को कायम रखते हुए हमारे साथ हैं आदरणीय रमा मैम। आप सभी को सादर नमस्ते। आज के इस विशेष कार्यक्रम के अध्यक्ष, जो मुझे बहुत सचमुच, जिनकी ऊर्जा से भी अधिक समर्पण और समर्पण से भी अधिक उनकी ज्ञान संपदा, और सबसे अधिक अगर मुझे प्रभावित करती है तो उनकी सहजता और विनम्रता, ऐसे विनय कुमार सिंह। उनके साथ हमने अभी जिनको सुना, आदरणीय सुशील भारती जी। बहुत सी मैंने कितनी ही लघु फिल्में देखी होंगी, कितनी फिल्में देखी होंगी। सुशील जी के बारे में काफ़ी सुना, सुशील जी के बारे में फेसबुक पर काफ़ी पढ़ा, लेकिन सचमुच जब उन्होंने मुझ पर एक फ़िल्म बनाने की बात की और उनसे मेरा उनका संपर्क लगातार होने लगा, तो मुझे लगा कि वो नाम के ही नहीं, व्यवहार के भी सुशील हैं। किस तरह से काम किया जा सकता है और सामने वाले से बड़ी चतुराई से उसके बारे में जाना जा सकता है, एक एक शब्द का चयन कैसे किया जाता है। सुशील जी, उस दिन से मैं अपने आप को आपकी विद्यार्थी मानने लग गई।
क्योंकि सृजन के सरोकार पर बात हो रही है और सर्जना जी हमारे बीच में हैं। आपने देखा पूरी की पूरी बातचीत जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, कैसे एक पत्रकारी शैली में दिया। आपकी वो शैली, अभी तक तो मैं सिर्फ आपके काम की मुरीद थी, मुझे लगता था कोई व्यक्ति कैसे इतना काम कर सकता है, और वो भी पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, महिला हो, और जिस किसी विषय पर वे बात करती हो वह विषय ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। लगा कि आप चुनौतीपूर्ण विषय पर काम करने के लिए ही बनी हुई हैं। तो ऐसी सर्जना जी मैं देख रही हूँ मेरे सामने वेंकटेश्वर कॉलेज के प्रोफेसर मुकुल शर्मा, हंसराज कॉलेज से डॉक्टर नृत्य गोपाल, डॉक्टर नीरज, अंबेडकर विश्वविद्यालय के डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, डॉक्टर विजय यादव, मिरांडा हाउस नंबर 1 है, हम नाम लेने में ही गर्व का महसूस करते हैं, उसकी प्राध्यापिका डॉक्टर अंकिता चौहान, बहुत ही प्रिय आसिफ। बिना आप किसी का नाम लिए नाम लेने लग जाऊंगी तो शायद आप लगेंगे अरे क्या सुनने आए थे, क्या सुनने को मिल रहा है। लेकिन जितने यहाँ पे विद्यार्थी, शोधार्थी, प्राध्यापक बैठे हुए हैं, सचमुच मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। नतमस्तक इसलिए कि रचयिता फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है, और जिस समय रचयिता से डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर महेंद्र प्रजापति ने मेरे से कुछ जानना चाहा, तो मैंने सोचा कि ऐसे जानना चाह रहे होंगे कि आपने पहले कब लिखना शुरू किया था, इसके बाद कब। मुझे लगा कि एक वैसे इनके मन में इच्छा आई होगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि इनके मन में इस तरह का कोई कार्यक्रम भी अपनी एक कल्पना बुन रही है। खैर, मैं रचयिता फाउंडेशन के डॉक्टर पीयूष पुष्पम का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और अध्यक्ष जी, आज मुझे लगा कि निंदा से प्रशंसा सुनना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इस समय प्रशासन की दुनिया से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। इतना मैंने कभी अपना सीवी नहीं देखा होगा जिस तरह से आज सर्जना जी ने मेरा पूरा सीवी आपके सामने रखने की कोशिश की। और मैं सोच रही थी कि क्या वास्तव में ये पढ़ाई मैंने की है, क्या वास्तव में ये लेखन मैंने किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब मेरी ऊर्जा, मेरा उत्साह, मेरा समर्पण नहीं है, बल्कि मेरे विद्यार्थियों ने मुझे इसके लिए तैयार किया। और जब हम प्रारंभिक लेखन की बात करते हैं, क्योंकि सुशील भारती जी से जीवन के कई पक्षों पर बात हुई, कई छुए अनछुए पहलुओं पर उनसे चर्चा होती रही, लेकिन जब अगर मैं लेखन की बात करूं तो सुशील जी, मैं 5वीं क्लास में थी। 5वीं क्लास में मुझे एक पुरस्कार मिला। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, एक पुरस्कार मिला। आप खुशी समझ सकते हैं, छोटे बच्चे जैसी चंचलता और कैसे वो बात बनी होगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, घर में आकर सिर्फ एक उस समय कलम होती थी, हम कलम से ही लिखा करते थे, और एक तख्ती हमारे पास होती थी जिस तख्ती को सुबह स्कूल ले जाने के लिए हम साफ किया करते थे। उसी कलम से स्कूल से आके मैंने उस कलम से उस तख्ती पर केवल 2 पंक्तियां लिखी थी, केवल 2 पंक्तियां, कि मुझे कैसा लगा। पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि जो तख्ती मुझे अगले दिन स्कूल लेके जानी है, क्योंकि उसको जो मुल्तानी मिट्टी से हम उसको करके और साफ़ सुथरा करके हम किया करते थे, मुझे लगा कि नहीं, इसको मिटाने से पहले मैं कहीं इसको लिख लेती हूँ। और वो पंक्तियाँ जब मुझे कुछ अच्छा लगता था, मैं उन पंक्तियों को हमेशा अपने साथ रखती थी। एक दिन जाने अनजाने में मैंने अपनी माँ को वो पंक्तियाँ दिखाई,
तो माँ ने मुझसे संकल्प करवाया कि आज से तुम पढ़ो या ना पढ़ो, आज से तुम घर का काम करो या ना करो, एक अपने पास डायरी रखो और रोज डायरी लिखा करो। उस समय मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे महसूस होता है। मेरी माँ, जिसके पास डिग्रियां नहीं थी, मेरी माँ जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन माँ ने जाने अनजाने में मुझे जीवन का उस डायरी के माध्यम से बहुत कुछ दे दिया। वहाँ से कुछ करते करते जीवन में कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा मिला, पाया भी बहुत कुछ, खोया भी बहुत कुछ। लेकिन आज भी अगर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं तो मेरे पास केवल एक ही एक कारण है कि जितने अच्छे मेरे माता पिता थे, उससे ज़्यादा अच्छे मुझे प्राध्यापक मिले। सर्जना जी, मेरे लिए कितना भावुक क्षण रहा होगा वो आप समझ सकते हैं कि मेरे बेटे का विवाह था और कॉलेज के दिनों में मैं जिस प्राध्यापिका से पढ़ी थी, जो चल भी नहीं सकती हैं, बेहद अस्वस्थ होने के बावजूद वे बेटे के विवाह में पहुंचती हैं। उस दिन उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि मुझे कितने अच्छे अध्यापक मिले, मैं अपने विद्यार्थियों के लिए इतनी अच्छी प्राध्यापिका क्यों नहीं बन पा रही हूँ। जिस समय सर्जना जी ने, क्योंकि पत्रकारिता की बात की, प्रिंट मीडिया की बात की, आज्ञे जी का नाम आया। दरअसल अगर मैंने लिखना सीखा, शब्दों का व्याकरण समझना सीखा, तो मैंने जनसत्ता में काम करते हुए प्रभाष जोशी जी से सीखा। उनके साथ काम करते हुए मुझे लिखा कि अगर मैं उनके पास एक ही न्यूज़ आइटम, एक समाचार 4 पंक्तियों का मैं लेकर जा रही हूँ और उन 4 पंक्तियों में से मेरे 3 ही शब्द सही करते थे, बाकी सारे काट देते थे, ड्राफ्ट ही नहीं पास होने देते थे। और मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे कई बार लगता था इनके पास कुछ काम नहीं है क्या, मैं कुछ ना भी अच्छा लिख के ले जाऊं, वो सारे का सारा कुछ इनको पसंद ही नहीं आता। क्योंकि उससे पहले मेरा आज्ञे जी से परिचय हो चुका था, संपर्क हो चुका था, और मैंने सारिका के लिए एक लघु कहानी लिखकर भेजी थी। उसमें उन्होंने ज़्यादा काट छाट नहीं की थी। मुझे लगा आज्ञे जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़्यादा काट छाट करते नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर आज मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगा कि पत्रकारिता के वास्तव में मेरे जो गुरु रहे हैं प्रभाष जोशी जी ही रहे, जो जितना हमको टोकता है, जितना टोकता है, जितना हमें अच्छे से कसकर डांट लगाता है, वह वास्तव में हमारा शुभचिंतक होता है, हमें आगे बढ़ाने वाला होता है। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत सी बेटियाँ बैठी हुई हैं, और जिस समर्पण की बात, जिस ऊर्जा की बात सुशील जी ने भी की, सर्जना जी ने भी की, आज भी आप जिस सफल रमा को देखते हैं, आज भी जिस प्राध्यापिका रमा को देखते हैं, मुझे आज भी लगता है कि नहीं, मुझे जितना काम करना चाहिए था उतना मैं क्यों नहीं कर पाई। आप सब देख रहे हैं कि आजकल हंसराज कॉलेज काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, काफ़ी चर्चा में है, कई कारणों से चर्चा में रहा। और पिछले 2 दिनों से हंसराज कॉलेज में केवल और केवल अनुशासन की बात हो रही है। फ्रंट पेज न्यूज़। हाँ, मतलब इंडियन एक्सप्रेस जैसे अगर नेशनल न्यूज़पेपर में अगर हंसराज कॉलेज की न्यूज़ आ जाए, उसको देखकर मुझे कितने ही लोगों ने कहा
जो अनुशासन हंसराज कॉलेज में जिसकी चर्चा चल रही है, मुझे कई लोगों ने कहा, मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करने की कोशिश की कि क्या आपको पता है आपके इस एक्शन से आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है? क्या आपको पता है आपकी कोई महत्वाकांक्षा अगर जीवन की है वो अधूरी रह सकती है? क्या आपको पता है ये जो आपका निर्णय है, इस निर्णय में आप अकेली हैं, ये निर्णय आपके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है? कल मैंने एक न्यूज़ चैनल वाले को कहा कि मैंने जितने निर्णय लिए हैं, मैंने व्यक्तिगत लाभ महत्वाकांक्षा को ध्यान में रख करने लिए हंसराज कॉलेज का जो मेरा दायित्व है, उस दायित्व को ध्यान में रखते हुए लिया है। नंबर 1। नंबर 2, हंसराज कॉलेज में जो 7000 विद्यार्थी हैं, मैं मानकर चलती हूँ मैं इन 7000 विद्यार्थियों की माँ हूँ। और मेरे लिए ये 7000 विद्यार्थी मेरे लिए विद्यार्थी नहीं है, मेरे अपने बेटे बेटियां हैं। अगर ये अच्छा काम करेंगे, मैं इनकी पीठ थपथपाऊंगी, तो मेरा यह भी कर्तव्य बनता है कि अगर ये किसी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो मैं वहाँ इनको रोकूं, इनको कुछ सीख दूं, और जो एक निर्णय, कठोर निर्णय लेना होता है, उस निर्णय को लेने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे। ये बेटियों के लिए एक सबक है कि हमें जीवन में बहुत समझौता नहीं करना चाहिए। हमें जीवन में जब भी हमें कुछ कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े, हम कहीं असमंजस में हों, हमारे सामने केवल ईश्वर ही होते हैं। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करके, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पे चलते हुए जब हम निर्णय लेते हैं, उस समय चाहे सबको बुरा लगता है, लेकिन आने वाला समय हमें उस निर्णय पर खरा उतरने के लिए, उस पर डटे रहने की हिम्मत देता है। कल मेरे से किसी ने पूछा, अध्यक्ष जी आप देखिए कितना भावुक करने वाला प्रश्न था, और मुझे कहीं पत्रकार होते हैं, पता नहीं किस भाव, युवा पत्रकार तो कुछ भी पूछ लेते हैं। उसने पूछा, जीवन के अंतिम क्षण में आप अपने पास किसको रखना चाहेंगे? मेरे सामने एकदम से प्रश्न आया, कोई ऐसा मैंने सोचा हुआ उत्तर भी नहीं था, मुझे बताया भी नहीं गया था, और मेरा भी मेरे हृदय से एक ही उत्तर निकला, कागज और कलम। क्योंकि प्रभाष जोशी जी ने सचमुच हमें सिखाया कि आपको जीवन में किसी और हथियार की आवश्यकता नहीं है। 2 हथियार, कागज और कलम, हमेशा साथ रखा करो। जहाँ कुछ अच्छा लगे वहाँ तो लिख ही लिया करो। आज भी चाहे मैं जितनी भी व्यस्त रहती हूँ, जो डायरी लेखन मेरा शुरू हुआ था 5th क्लास से, वो आज तक चल रहा है। कई बार मेरे बेटे की इच्छा होती है कि अब रात को 12-1 बजे इसमें लिखती क्या हो। मैंने कहा जब तक मैं हूं इसको पढ़ने की कोशिश मत करना। मतलब जीवन जो दिन भर का तनाव होता है, जो प्रशासन की दुनिया का तनाव है, प्रशासन में कई बार ऐसा होता है, खास तौर पे मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाह रही हूँ, प्रशासन के दायित्व में कई बार ऐसा होता है, हम करना कुछ चाहते हैं, महिला होने के नाते, संवेदनशील होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते निर्णय हमें कुछ और लेना पड़ता है। लेकिन जो तालमेल है, वो तालमेल बनाए रखने का जो एक हमें रास्ता दिखाता है, वो लेखन दिखाता है। हम लिख कर अपने मन के बारे में, जो हम किसी से बांट नहीं सकते। जीवन में बहुत पल ऐसे आते हैं जिसे आप किसी से नहीं बांट सकते, और बांटने भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आपका अपना एक कागज और एक कलम है, अगर आप उसके साथ बांटते हैं, याद रखना वो आपको कभी कमज़ोर नहीं होने देगा। वो लिखा हुआ आपको ताकत देता है। और मैं अपने विद्यार्थियों से, शोधार्थियों से कहना चाहूँगी, मैं अभी इतनी सक्षम तो नहीं हुई। आज भी
मैं महसूस कर पाती हूँ कि यदि कोई विद्यार्थी फीस नहीं दे पा रहा, आर्थिक तंगी के कारण अगर आगे अपना रास्ता नहीं बढ़ा पा रहा, तो उसकी क्या स्थिति होती होगी। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरी प्रिय बेटियों, कभी अगर आपको ईश्वर ना करे आपको किसी के आगे जाना पड़े, लेकिन अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत महसूस हो तो हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल नहीं, हंसराज कॉलेज की टीचर नहीं, लेकिन एक रमा आपके साथ हमेशा खड़ी आपको मिले। आप में से किसी की भी पढ़ाई, किसी का भी जीवन केवल आर्थिक तंगी के कारण नहीं रुकना चाहिए। और आज से कर सको तो एक संकल्प कर लेना, जो करना बड़ा मुश्किल है। जीवन में, इस दुनिया में किसी से उम्मीद रखना छोड़ दो, किसी से मांगना छोड़ दो। मैं आपको बताऊं, जो आपके भाग्य में है वो आपको जरूर मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वो कोई नहीं दे सकेगा। अगर आप कभी अपने मन को हल्का करना चाहो, अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहो, तो केवल उस ईश्वर से मांगना, उस ईश्वर के साथ दोस्ती कर लो, उस ईश्वर को अपना बना लो, देखना वो आपको सब कुछ देगा। सर्जना जी, दरअसल आज मैं आप तीनों के आगे नतमस्तक हूँ, लेकिन जिस ओर इशारा डॉक्टर महेंद्र प्रजापति ने किया, हमारे बीच में प्रोफेसर मुकुल शर्मा जैसे, प्रोफेसर नृत्य गोपाल हैं, डॉक्टर नीरज है, कई डॉक्टर अंकिता चौहान हैं। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि आपके पास ऐसे प्राध्यापक हैं। सर्जना जी, कभी अगर आपने साहिल लुधियानवी को सुनना हो तो आप डॉक्टर मुकुल से सुनकर देखना, आपको लगेगा कि हाँ, कैसे एक प्राध्यापक जो है किस तरह से क्लास में जाके विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थियों को जीवन जीना सिखा सकता है। ऐसे प्राध्यापक आपके पास हैं। तो सही मायने में मैं तो शायद अभी अच्छी विद्यार्थी नहीं बन पाई, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी भी जाने अनजाने ऊंची आवाज़ में क्रांतिकारी विद्यार्थी, शांति में रखने वाले विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी मुझे जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उन सबको मैं अपना प्राध्यापक मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं विद्यार्थी बनी रहूँगी तब तक मेरा जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन रचयिता की तो मैं जीवन भर के लिए ऋणी हो गई कि आपने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ये पूरा कार्यक्रम आपने मुझे समर्पित किया। लेकिन अगर कभी मौका लगे तो ये जो रमा आपके सामने है, इसकी उपलब्धियों की जगह आप मुझे बताना कि हंसराज कॉलेज को सुधारने के लिए, अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या निर्णय ऐसे लेने चाहिए। कुछ अच्छे सुझाव देना, कुछ टिप्पणियां हमें देना। मैं आपकी प्रशंसा को जितना तहे दिल से ले रही हूँ, उससे अधिक मैं आपकी आलोचना और आपकी निंदा को स्वीकार करूँगी। ये मेरा आपके साथ पूरी तरह से किया गया संकल्प। रचयिता ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तीनों ही वक्ताओं ने इतना व्यस्त होने के बावजूद समय निकाला, और इन सब के साथ श्रोता के रूप में आप जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबके आगे नतमस्तक हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ की आज आवश्यकता है तो केवल और केवल आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए ईश्वर से के आशीर्वाद से भी ज़्यादा बहुमूल्य हैं। शुभकामनाएं बनाए रखिएगा। सादर नमस्ते। आदरणीय मैम, आपको भावुक देखते हुए मैं खुद भावुक हो रहा था। मेरी माँ याद आ रही थी, जिसने अनेक संघर्ष करके मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ना जाने कितनी रातें
कष्ट में बिताए हैं उसे मैं बयां नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि माँ का जो ममत्व है उसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। और आपको देखते हुए हमेशा मुझे मेरी माँ याद आती है, क्योंकि सही बताऊं तो इस दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण के जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हुए भटकते भटकते फिर उसी दरवाजे पर पहुंचा जहां 11 साल पहले पहुंचा था, हंसराज कॉलेज। और वहां पर भी किसी ने ममत्व के भाव से हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया और अपने घर में स्वागत किया, तो वो डॉक्टर रमा हैं, जिन्होंने कहा कि किसी भी तरह, जो अभी मैम बता रही थी कि किसी भी तरह का कष्ट हो तो वहाँ पर मैं हमेशा खड़ी मिलूँगी आपकी सहायता के लिए। मैं भी अपने कष्ट के दिनों में वहीं पहुँचा और मैम ने सहारा दिया और आज मैं वहाँ पर हूँ और यह कह पाने के लिए सक्षम हूँ कि मैम के ना रहते मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ। ये मैम का दिया हुआ है जो मैं यहाँ खड़ा भी हो पा रहा हूँ। मैम आपको प्रणाम करता हूँ। अब अंत में हम सब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विनय जी को सुनेंगे। वैसे तो हम सब सर के विचारोत्तेजक विचारों को वीडियो में देखते रहते हैं, उनसे परिचित हैं, लेकिन परिचय में एक शब्द में कहूँ तो राष्ट्रवादी विचारक हैं, देश के प्रतिष्ठित श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक हैं, युवाओं को प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व है सर का। विनय कुमार सिंह लेखक, शोधकर्ता और स्तंभकार हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति पर अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी रिपोर्ट ने 2018 में झारखंड में संगठन पर प्रतिबंध लगाने में योगदान दिया। आंतरिक सुरक्षा पर उनका काम भारत और वैश्विक स्तर पर अग्रणी मंचों पर प्रकाशित हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर उनके विश्लेषण ने हिंदी और तेलुगु सहित कई भाषाओं में कई विश्वसनीय कृतियों को आधार प्रदान किया है। उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हैं और वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक हैं। आपको आमंत्रित करता हूं सर, आदरणीय विनय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हम सबके आदरणीय रमा मैम, डॉक्टर सुशील भारती जी, सृजना शर्मा जी, दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस के प्राध्यापक, विद्यार्थियों, मूलतः मैं कोई विचारक नहीं हूँ। विचारक यानी कि जैसे विचार करके एकदम गहरी गहरी बातें बोलने वाला, तो उनके दिमाग की बनावट अलग रहती है। मेरे दिमाग की बनावट है कि मैं शांत रहता हूँ, कोई विचार नहीं रहते, विचार शून्यता रहती है। लेकिन सामने परिस्थिति या कोई व्यक्ति ऐसे सामने दिख जाए तो थोड़ी चहल पहल हो जाती है इधर, तो कुछ सोचना शुरू हो जाता है, कुछ निकलना शुरू हो जाता है, कुछ एक्शन हो तो कुछ रिएक्शन में चीज़ें ये होने लगती हैं। और ये अच्छी आदत है जो रमा मैम को इनकी माता जी ने लगाई कि एक डायरी और कलम वाली। मेरी आदत मेरे गुरुजी ने लगाई, एक छोटा सा पैड रखना और जब कुछ दिमाग में आए तो ऐसे नोट कर लेना, बाद में जा कर के उसको ठीक से रफ को ऐसे ठीक से लिख लेना। तो आज रमा मैम सामने हैं तो फिर विचारों की चहल पहल हो गई है थोड़ी, तो जो दिमाग में थोड़ी चहल पहल, थोड़ी हलचल हुई है अभी, तो मैं उस हलचल को आपके सामने बयान करने का प्रयास करता हूँ। रमा मैम का लेखन फिल्मों पर रहा है, स्त्री विमर्श पर रहा है, और मैं एक बात कहता हूँ जिससे मुझे लगता है कि रमा मैम भी सहमत होंगी कि
हिंदी फिल्मों ने बड़ा नुकसान किया है भारतीय समाज का। तो मैक्सिमम हिंदी फिल्में जो बनी वो प्रेम पे बनी। तो प्रेम यानी कि एक पक्षीय प्रेम। अब इसको समझते हैं तो थोड़ा हिंदी से तमिल चलते हैं। तमिल में दो शब्द हैं, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई वाइफ, आई लव माई गर्लफ्रेंड, आई लव माई फ्रेंड। तमिल में दो शब्द हैं प्रेम के लिए, एक है कादल और दूसरा है अनबू। कादल यानी कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं उनके लिए कादल शब्द का इस्तेमाल होता है। अनबू यानी कि जो अनकंडीशनल लव है, जो आपका भाई से है, आपके पिता से है, आपकी माँ से है, आपकी बहन से है, अनकंडीशनल लव को अनबू करते हैं। तो वहाँ एक विच्छेद। हिंदी सिनेमा में ये एकांगी रहा है कि केवल कादल जो है उसी पे पूरा हिंदी जगत मैक्सिमम, जेनरिक करना ठीक नहीं है लेकिन 70-80% वो कादल पे ही रहा है, अम्बू गायब रहा है उसमें से। तो सिनेमा बनाना है तो आप लोग भी ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि कितनी सिनेमा ऐसी हिंदी सिनेमा बनी जो स्टोरी ये है कि साहब एक विलन है, विलन कोई भी हो जाएगा, पहले ठाकुर होता था, फिर बाद में चौधरी विलन का टाइटल है, बाद में फिर ठाकुर चौधरी से भय नहीं लगने लगा तो यादव विलेन होने लगे, फिर अभी पांडे तिवारी यादव से भी भय नहीं लगता है विलेन है तो अभी पांडे त्रिपाठी इस टाइप के विलेन के टाइटल होते हैं। खैर, तो सिनेमा बनाना है तो कहानी लिखनी है, तो कहानी सिंपल सी है, एक विलेन है, ठाकुर है। ठाकुर कैसा है? अमरीश पुरी जैसा है, कादर खान जैसा है, देखने में थोड़ा यह कड़ी कड़ी मूछें हैं उसकी, घोड़ा है, बंदूक है, आता है तो गांव वाले भागने लगते हैं। अब स्त्री विमर्श इसमें आते हैं कि स्त्रियां कहाँ हैं। एक स्त्री है ठाकुर की बेटी, दो स्त्रियों का इसमें आता है उस सिनेमा में एक सरकार, एक तो ठाकुर की बेटी मतलब जो विलेन है उसकी बेटी, और गांव के गरीब का एक लड़का। तो ठाकुर है, थोड़ा यश भी है, तो उसको नाच गाने का भी शौक है, तो एक उसमें कोई कैबरे टाइप का डांस भी डल गया। ठाकुर है तो व्यभिचारी भी है, तो थोड़ा सा एक सीन भी ऐसा हो गया व्यभिचार का। तो एक स्त्री तो वो है जिसके साथ ठाकुर कैबरे करवाता है, व्यभिचार करता है, एक स्त्री ठाकुर की बेटी। तो उसको जब प्रेम हो जाता है तो फिर प्रेम की का अंत ये होता है, और वो सिनेमा का अंत होता है कि जो हीरो है वो ढिसम ढिसम मार के ठाकुर को मार देता है या उसको तोड़ता है, फोड़ता है, फिर हैप्पी एंडिंग होती है। ठाकुर की बेटी जो विलेन की बेटी है उससे हीरो की शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। अब कल्पना कीजिए इतनी सारी सिनेमा इसी कहानी पे, बीच में केंद्र में विलेन, विलेन की बेटी, विलेन के शौक, तो शौक के कारण कुछ सीन्स का डल जाना, और खूब एक बढ़िया एंटरटेनमेंट मूवी बन गई। सैकड़ों नहीं, कई सैकड़ों से ज्यादा सिनेमा इसी कहानी पे बने और सब हिट। कुछ कहानियां तो ये क्या डिमांड था नहीं, तो ये ग्लोबल फिनोमेना है कि सिनेमा जब बनाते हैं तो आप हॉलीवुड के सिनेमा देखिए थोड़ा सा, वहां भी क्या है कि एक हीरो है, हीरो कौन है? अमेरिकन है। एक विलन है, विलन कौन है? रशियन है या कोलंबियन है, मैक्सिकन है। तो जो विलन है वो क्या करता है? वो ड्रग्स का धंधा करता है, फिर करेंसी का धंधा करता है, कैसीनो चलाता है और व्यभिचार करता है, जैसे कि हिंदी सिनेमा के ठाकुर साहब, चौधरी साहब, यादव साहब, पांडे त्रिपाठी ये जो विलन होते थे ये करते थे। और लास्ट में वही कहानी फिर डिसुम डिसुम होती है कि जो हीरो है अमेरिकन, वो रशियन मॉबस्टर को, या वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट भी चलाता है रशियन मॉबस्टर, उसको मारता है, पीटता है, फिर कहानी समाप्त। ये सिमिलैरिटी है दुनिया भर के सिनेमा में। आपने मूवीज पे लिखा है, फिल्म समीक्षाएं आपने लंबी लिखी हैं, और उसमें स्त्री विमर्श पे भी आपने लिखा है। तो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा ने एक पक्ष के साथ अन्याय किया है, उसका एक पक्षीय अभिव्यक्ति रहा है प्रेम का। प्रेम की संपूर्णता का अभिव्यक्ति हिंदी सिनेमा ढंग से नहीं कर पाया है या उसके साथ न्याय नहीं किया है।
साउथ की मूवीज में देखेंगे तो बल्कि ठीक है, एक्शन भी है, मारधाड़ भी है, लेकिन जो हीरो है विलेन है दोनों के परिवार है, बड़े बड़े परिवार, और परिवारों को लेकर के उनका कमिटमेंट। वो विलेन है तो भी परिवार को लेकर के इमोशनल है, हीरो है तो भी इमोशनल है। ये हिंदी सिनेमा के लिए मैं विशेष कर विमर्श की बात आती है तो ये आजकल के युवाओं में बड़ा, इस पीढ़ी से पहले भी स्त्री विमर्श बड़ा एक बड़ा विषय। स्त्री विमर्श कैसा होना चाहिए? स्त्री विमर्श क्या पुरुष बनाम स्त्री का विमर्श है? उस तरह से भी इस विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया बड़े पैमाने पे। बार बार आती है कि बात की स्त्री विमर्श यानी क्या, या भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्त्री विमर्श यानी क्या। तो मुझे लगता है कि आज का जो पुरुष है उसको हिंदी फिल्मों के ठाकुरों की तरह दिखाया जा रहा है। मतलब जो हिंदी फिल्मों का विलेन होता था कि ये पुरुष है और बनाम स्त्री है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार इस बात पे भी चर्चा थोड़ी सी हो जानी चाहिए कि हम जो पुरुष हैं क्या इतने ही बुरे हैं? मैं कई जगहों पे देख रहा हूं कि थोड़ा भेदभाव है परिवारों में, महिलाओं के काम करने पे आपत्ति है, महिलाओं को लेकर के अभी भी थोड़ा जो पुरुष का मानसिकता है वो उसी तरीके से पैट्रियार्कियल, फ्यूडल, जो अलग अलग शब्दों से नवाजा जाता है। तो एक बार थोड़ा सा इसका 360 डिग्री करने का प्रयास करते हैं। समाज में कई व्यवस्थाएं थी, पहले भी एक व्यवस्था थी, जैसे वर्ण व्यवस्था थी, अलग अलग वर्ण थे। तो वर्ण व्यवस्था को भी लेकर के दो तरह की बहसें, अच्छी थी, बुरी थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जब उसको देखते हैं तो बहुत वैज्ञानिक नहीं दिखता है, लेकिन जब उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सबके काम बटे हुए, उस काम के हिसाब से, कर्म के हिसाब से वर्ण बटे हुए। समय बदला और वर्ण के में इंक्रोचमेंट्स होने शुरू हुए। जो चौथा वर्ण था वो पहले का काम करने लगा, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, शिक्षण का काम कर रहा है। पहले वर्ण वाले तीसरे वर्ण में आ गए, व्यापार कर रहे हैं। जो तीसरे वर्ण वाले हैं वो बॉर्डर पर जाकर के वॉर कर रहे हैं। तो कर्म का ये घालमेल हो गया। कर्म जो है वर्ण के हिसाब से रिजिड नहीं रहा, हो भी नहीं सकता था। समय काल परिस्थिति उसको अलाउ नहीं करती थी। लेकिन समस्या तब हुई जबकि वो कर्म के बदलने से समस्या नहीं हुई, जब वर्ण रिजिड रहा कि कर्म के बाद बदलने के बाद भी वर्ण नहीं बदलेगा, समस्या तब हुई। उसी तरीके से स्त्री और पुरुष के संबंध को भी देखिए। पहले एक व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी कि भारी भरकम काम कौन करेगा? पुरुष करेंगे। भारी भरकम काम यानी पत्थर तोड़ना, खेती करना, हल चलाना, तलवार चलाना। और घर के काम कौन करेंगे? महिलाएं करेंगी। आसान काम नहीं, मतलब बच्चे पालना आसान काम नहीं है। तो घर के काम में क्या है? चूल्हा, चौकी, बर्तन, किचन। समय बदला फिर। अब महिलाएं जो हैं साहब वो काम कर रही हैं, पैसा अर्जन कर रही हैं, जो पुरुष का काम था। महिलाएं वॉर जोन में है, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, दुश्मन देश में 2 बम भी पटक करके आ जा रही हैं। और ये एक्सेप्शंस नहीं है, नॉर्मल है कि भाई एक महिला, ये तो एक्सेप्शन है। भाई रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो लड़ी तो एक्सेप्शन थी। सारी महिलाएं उस समय युद्ध नहीं कर रही थी। कुछ महिलाएं थी जो रानी दुर्गावती रहीं, रानी लक्ष्मीबाई रहीं, तो युद्ध महिलाओं का काम नहीं। लेकिन समय बदला, कर्म एनक्रोच हुए, डोमेन एनक्रोच हुए। महिलाएं पुरुषों का काम कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तब है जबकि पुरुष रिजिड है कि हम बर्तन नहीं धोएंगे साहब, हम बच्चे नहीं पालेंगे। तो उस रिजिडिटी के कारण प्रॉब्लम है। लेकिन जो ये व्यवस्था थी जिसमें माँ जो है वो गाइड थी, फादर जो है, बाप जो है वो गार्ड था, ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी। और उसमें बहुत हीनता के भाव से महिलाओं को कर्म एलोकेट नहीं किया गया था। उस समय समय काल परिस्थिति ऐसी थी। अभी परिस्थिति बदली है। तो इसीलिए जब विमर्श करते हैं तो बनाम नहीं देखना चाहिए कि स्त्री बनाम पुरुष का विमर्श नहीं। एक
घटना बताता हूँ। मैंने प्रत्यक्ष उस घटना को जीवन में देखा नहीं, लेकिन मैंने उस घटना को सुना। जो लोग उस घटना के सहभागी थे, 2006-7 की घटना है BHU की। BHU में ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद हम लोग समझ पाए स्त्री पुरुष की मानसिकता, समाज की बनावट, इन सब के बारे में। ये बहुत चर्चित मतलब उस समय की चर्चित घटना थी बनारस में, लेकिन देश भर में बहुत इसका जिक्र नहीं होता है। तो 6 की घटना है रमादेवी कि एक लड़की 80 का एक चौराहा है BHU के गेट के सामने, वहाँ एक रिक्शे वाले को हाथ देती है और हाथ देने के बाद उसको एक चिट्ठी देती है। तो रिक्शा वाला बोला कि ये क्या है, कहाँ है? तो बोले कि भैया वो हॉस्टल में चले जाइएगा, बिरला हॉस्टल में, और वहाँ पर किसी को भी दे दीजिएगा। तो रिक्शा वाला और घबराया कि भाई कोई अता पता तो होना चाहिए। बोले कि नहीं नहीं, आप किसी को दे दीजिएगा, खाली BHU का विद्यार्थी होना चाहिए। और वो गया और बाहर देखा तो एक लड़का बाहर निकल रहा था किसी हॉस्टल से। बोला कि भैया यही पढ़ते हैं? तो भैया चिट्ठी है। तो लड़का घबराया, क्या चिट्ठी है? तो भैया मालूम नहीं है, वो लड़की मिली थी, रिक्शा तो चलाते हैं, और वो बोली कि किसी को दे दीजिएगा, किसी को दीजिएगा। तो लड़का फिर उसने वो चिट्ठी खोली तो चकराया तो भागा हुआ हॉस्टल गया, और हॉस्टल गया तो 2 घंटे के अंदर उस हॉस्टल में जहां भी लोग थे सबको फोन गए, सब लोगों की बैठक हो गई। 4 घंटे के अंदर BHU के सारे हॉस्टल्स की बैठक हो गई। अब चिट्ठी में क्या है आप सोचिए, 4 घंटे के अंदर BHU के सारे हॉस्टल्स के लड़के लड़कियां बैठे, और उसके बाद सुबह सारे लड़के वहां से निकले, लाठी डंडा जो भी उनके पास था, 2-4 बसें से निकले, और मड़ुआडीह वहां का एक रेड लाइट एरिया है, वहां गए। उस चिट्ठी में एक मड़ुआडीह की लड़की थी जिसको देह व्यापार में जबरदस्ती डाला गया, और उस लड़की ने ये चिट्ठी लिखी थी भैया संबोधन करते हुए कि ऐसा ऐसा कहानी है और मेरी ये कहानी है और हमको बचाओ आप लोग। सुबह सैकड़ों लड़के, हजारों लड़के लाठी डंडा लेकर के मड़ुआडीह जो एरिया है वहां रेड मारा उन लोगों ने। माइक से अनाउंस किया गया, वो लड़की जिसने चिट्ठी लिखी थी वो लड़की मिली, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा लड़कियां रेस्क्यू की। जो मार कुटाई हुई वहां वो तो हुआ, और उन लड़कियों को लेकर के ये लोग BHU आए। BHU आए तो बड़ा लग रहा था कि कोई त्योहार है। सारी लड़कियां, चंदा हुआ था, सारी लड़कियां इन लड़कियों के लिए, कोई कपड़ा खरीदने गया है तो कोई कुछ खरीदारी करने गया है, और सारे लड़के BHU के इन लड़कियों के लिए खाने की व्यवस्था, बाकी व्यवस्था, इन सब की चिंता में लगे हुए। बाद में लड़कियां जाती हैं अपने जो सुधारगिरी वगैरह जहां जाना था। कहानी में एक विमर्श है, समाज के सोचने का तौर तरीका है, युवाओं के एक्ट और रिएक्ट करने का एक पैटर्न है। कहानी में असली कहानी यह है जिसने मुझे अंदर तक बदला कि ये वही लड़के थे, ध्यान दीजिएगा, ये वही लड़के थे जो अपने सामान्य जीवन में संभवतः लड़कियां छेड़ते होंगे, और ये वही लड़के थे जो वेश्याओं में बहन ढूंढ रहे थे। वही तो थे। समझ क्या है? उन लड़कों की वो नजर जो हर आती जाती लड़की को ऐसे ताड़ती है, वह समाज है। वही युवा उन वेश्याओं में बहन ढूंढ रहा था या ढूंढ चुका था, उनसे भी एक संबंध स्थापित कर चुका था भाई बहन का, वो युवा। फिर बात होती है समय काल।
एक अंतिम घटना बताता हूँ, शायद इसको समझने में और सुविधा हो। दिल्ली में एक रेप की घटना होती है चलती बस में। 5 लोग एक लड़की के साथ, फिर बाद में बड़ा प्रोटेस्ट होता है। दुनिया भर में एक विमर्श है, नैरेटिव बोलते हैं, ये चला रॉयटर्स में, BBC में, कि दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। उन देशों में अगर रेप की घटनाओं को देखेंगे, भारत टॉप 100 कंट्रीज में नहीं आता है। US और इंग्लैंड, जहाँ का BBC है और जहाँ का रॉयटर्स है, ये टॉप 10-20 कंट्रीज में है पर 10 लाख पॉपुलेशन में रेप की घटनाएं देखेंगे तो। लेकिन भारत को रेप कैपिटल कह रहे थे। उस घटना के 2 मायने थे, 2 एस्पेक्ट्स थे। एक, समाज ऐसा ही है क्या उन 5 लड़कों की तरह जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया चलती बस में, या समाज वह है कि एक घर का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो उद्वेलित नहीं था और जो सड़क पर उस घटना के प्रोटेस्ट के लिए नहीं था। समाज किसको मानेंगे आप? दोनों समाज का हिस्सा है। लेकिन समाज में ऐसी घटनाओं को लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये समाज ने बताया। और समाज में ये जो 5 लोग थे जिन्होंने वैसी घटनाओं को अंजाम दिया था, वह भी समाज का एक सूक्ष्म हिस्सा है, ये भी उस घटना ने बताया। खैर, हम लोग दूसरी धारा में बह रहे हैं। रमा दी को जब मैं देखता हूँ तो फिर वही होता है कि विचार जो शांत रहते हैं या जो दिमाग में कुछ नहीं चलता है, एकाएक हलचल बढ़ जाती है। फिर विचारों में जो आता है मैं वो बोल जाता हूँ। आपकी एक जीवन यात्रा रही है रमा दी, और वो साहित्यिक यात्रा भी कह सकते हैं। और उस यात्रा में हम सब आपके सहयात्री हैं। इसके लिए हम ईश्वर से अपनी कृतज्ञता, मतलब आभार भगवान के प्रति हम लोग व्यक्त करते हैं। और परिवार जब कहते हैं तो मुझे लगता है कि उसका दायरा छोटा होता है, पति पत्नी बच्चे। रमा दी, आपकी जो ये जीवन यात्रा रही है उसमें आपने एक बड़ा परिवार सृजन किया है, एक साहित्यिक परिवार सृजित किया है। आपकी 35 किताबें हैं, लेकिन आपकी इस जीवन यात्रा में आपका ये जो साहित्यिक वंश है उसमें अगर हम देखेंगे तो आपकी प्रेरणा से, और मैं कहूँगा कि उसकी शुरुआत आपकी माँ के उस प्रेरणा से है कि डायरी और कलम रखो। उस प्रेरणा ने आपको गढ़ा और आपने जितनों को गढ़ा तो 35 किताबों से बियॉन्ड की, उसके पार की यात्रा है। और मुझे लगता है कि ये यात्रा आपके माता जी के जीवन काल के बाद भी चली है, आपके जीवन काल के बाद भी चलेगी। आपने जो यात्रा आपकी जो यात्रा है, मुझे लगता है कि इसका साहित्यिक प्रतिफल जो है और जो बौद्धिक प्रतिफल है ये बहुत बड़ा होने वाला है। और आपने अनगिनत व्यक्तित्व गढ़े हैं और मुझे लगता है कि आपकी इस प्रेरणा से आप 50 साल बाद जब शायद इस शरीर में न रहें तो भी ये प्रेरणा जीवंत रहेगी और उस समय भी अनंत काल तक व्यक्तित्वों को गढ़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित हूँ। इतना कुछ कहा जा चुका है। मैम, मैं आते हुए सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या कहूँ जिससे मैं प्रभावित कर पाऊँ। फिर मैंने आपको देखा और सहसा मुझे याद आया कि दुनिया की कोई भी बारिश समुद्र में बाढ़ नहीं ला सकती है। सबसे पहले मैं आपको आपके रचना के 50 वर्ष पूरे होने पर आपको बधाई देता हूँ। 50 वर्ष यह केवल समय अवधि नहीं है, बल्कि निरंतर तप, सृजन, संवेदना और समाज के प्रति प्रतिबद्धता की यात्रा है। मैम, आपकी तमाम उपलब्धियों के बावजूद एक अध्यापिका के रूप
आप मनुष्य के दिव्यत्व वाले स्वभाव में आस्था जगा देती हैं। हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपने जिस प्रकार संस्थान को नेतृत्व दिया, उसी प्रकार साहित्यकार के रूप में उन्होंने असंख्य पाठक के हृदय को आलोकित किया। मैम, आपकी ऊर्जा पर हम सभी मुग्ध हैं। सरलता और दिव्यता एक साथ देखनी हो तो आप मैम को देख सकते हैं। मैं मिथकीय आभा से बचाते हुए फिराक गोरखपुरी की 2 पंक्तियां मैम को समर्पित करता हूं। आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने रमा को देखा है। मैम, आप भारत की संपदा हैं। आपके इस अनंत यात्रा से हमें जीवन भर प्रभावित होना है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विनय सर, आपने सिनेमा के कार्य को भी रेखांकित किया है तथा समाज की एक मुकम्मल तस्वीर खींचने का जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्जना शर्मा मैम, आपने पत्रकारिता कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इस पर आपने बहुत विस्तृत बात रखी है, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। कुलवीर सुशील भारती सर, आपने तो एक फिल्म बनाई है मैम पर, और मुझे लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को अपने पुराने मानदंड बचाए रखना हो, जिनमें वो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उन्हें प्रेम नहीं करना चाहिए, साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए और सिनेमा नहीं देखना चाहिए। और मैम के व्यक्तित्व में तो सिनेमा, साहित्य और प्रशासन तीनों एक साथ मौजूद है। हाँ, ये बात मेरी सीमा के बाहर थी, इसलिए मैंने नहीं कही। कुलवीर सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस यहाँ पर जगह मुहैया कराने के लिए तथा समय समय पर उन्होंने बहुत सहयोग किया है इस कार्यक्रम के आयोजन में। आदरणीय महेंद्र सर, आपका विशेष आभार। आपकी ही परिकल्पना थी इस कार्यक्रम की, जो आज सफल हुआ है। सर, आपसे मिलकर मानो तुम सबसे सुंदरतम में विश्वास बढ़ जाता है। मैं मनोज अजहर के कुछ शब्दों में आपका आभार व्यक्त करता हूं कि दुनिया से तो झूठ बताया जा सकता है, पर दिल को कैसे समझाया जा सकता है, और आपसे मिलकर इतनी तो उम्मीद हुई है, इस दुनिया में वक्त बिताया जा सकता है। पीयूष सर, रचयिता की पूरी टीम जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी रही, मैं मुकुल सर, नृत्य गोपाल सर, नीरज सर, सूर्य प्रकाश सर, अंकिता मैम, मैं सब, विजय सर, आप सब यहाँ उपस्थित रहे, इस कार्यक्रम के साक्षी रहे, तथा मेरे सभी शोधार्थी मित्रगण और विद्यार्थी जो उपस्थित रहे, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग चाय और समोसे के लिए आमंत्रित हैं।